नमस्कार। समय राउंड अप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पश्चिम बंगाल पर एनएचआरसी के हमले और राज्य की अराजक स्थितियों पर नारे लगाने पर अपनी चिंता व्यक्त की। इस पर उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, केवल तृणमूल कांग्रेस है। गुंडे राज्य पर शासन कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, पश्चिम बंगाल में स्थिति अब नियंत्रण से बाहर हो गई है और सत्तारूढ़ राज्य सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। उनसे ट्विटर के मुद्दों के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बोला कि किसी को भी इस तरह के खातों को ब्लॉक करने का अधिकार नहीं है और ट्विटर को उन नीतियों का पालन करना चाहिए जो केंद्र सरकार ने बनाई हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के एक सदस्य आतिफ रशीद, जो 30 जून को राज्य में चुनाव के बाद की हिंसा की जांच के लिए अपनी टीम के साथ पश्चिम बंगाल गए थे, ने अपना भयावह अनुभव साझा किया। उन्होंने कहा कि जब वह जादवपुर गए तो एक राजनीतिक दल के कुछ बदमाशों ने उन पर हमला किया और आरोप लगाया कि यह एक सुनियोजित साजिश थी। इसे जोड़ते हुए उन्होंने दावा किया कि स्थानीय पुलिस ने सहयोग नहीं किया और लोग डर में जी रहे हैं। केवल सेना ही स्थिति को नियंत्रित कर सकती है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही राज्य में राजनीतिक हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं। सत्तारूढ़ टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे पर अपने कार्यकर्ताओं पर हमले करने का आरोप लगाया है। भारतीय वैज्ञानिकों ने विद्युतीय रूप से व्यवस्थित ऐसे नैनो चैनल विकसित किए हैं जिनसे अनावश्यक अपशिष्ट को खत्म करने और तरंग आधारित कंप्यूटर को संभव बनाने में मदद मिल सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये नैनो चैनल भविष्य में ऑन चिप डेटा संचार और प्रसंस्करण में क्रांति ला सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST के अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त संस्थान SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेस के प्रोफेसर अंजन बर्मन और उनके सहकर्मियों द्वारा यह नैनो चैनल विकसित किया गया है। यह नैनो चैनल बिजली द्वारा फिर से विन्यासित कॉन्फ़िगर किए गए हैं जो नैनो संरचना वाले तत्वों में स्पिन तरंगों के व्यवहार को व्यवस्थित करते हैं। इस संबंध में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक वक्तव्य में बताया गया कि पारंपरिक इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक सर्किट से बना होता है जिसमें धातु के तारों के जरिए बड़ी संख्या में ट्रांजिस्टर आपस में जुड़े होते हैं। विद्युत आवेशों द्वारा वहन किए जाने वाले डेटा को ऐसे अवांछनीय ताप का सामना करना पड़ता है जो इसके एकीकरण घनत्व को सीमित कर देते हैं। शोधकर्ताओं द्वारा विद्युत रूप से व्यवस्थित ये नैनो चैनल समय समय पर उन गुणों को अनुकूलित करके विकसित किए हैं जो किसी सिस्टम के स्पिन पर एक मनचाही दिशा प्रदान करते हैं और जिसे विद्युत क्षेत्र का उपयोग करने वाला अनिसोट्रॉपी भी कहा जाता है। तकनीकी रूप से इसे वोल्टेज नियंत्रित चुंबकीय अनिसोट्रॉपी का सिद्धांत कहा जाता है। यह अध्ययन साइंस एंड एडवांसेस शोध पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। इस अध्ययन में स्पिन तरंगों को इन नैनो चैनलों के जरिए कुशलता से स्थानांतरित किया गया है और शोधकर्ताओं को इसे चालू एवं बंद करने में भी सफलता मिली है। शोधकर्ताओं ने इसके परिमाण को बेहद कम वोल्टेज की सहायता से परिवर्तित करके दिखाया है। शोधकर्ताओं का मानना है कि भविष्य में इन नैनो चैनलों को डिज़ाइन किए गए समानांतर चैनलों द्वारा विशिष्ट आवृत्तियों के बैंड को स्थानांतरित कर ऑन चिप मल्टीप्लेक्सिंग उपकरणों के विकास की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि कोविड-19 महामारी द्वारा मिल रही चुनौती का जवाब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को यहाँ संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा, वो चाहे टीका, दवा, PPE किट या ऑक्सीजन हो, कोविड की चुनौती का जवाब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। ज़्यादा की ज़रूरत है, कम नहीं। उन्होंने कहा, संस्थागत बहुपक्षवाद की कमी पाई गई। सुधारों के कई स्वरूप हो सकते हैं किंतु फौरी परीक्षा सभी को समान रूप से टीका देने की है। वास्तविक अर्थव्यवस्था को विनिर्माण, खाद्य और स्वास्थ्य समेत विकेंद्रित वैश्वीकरण की जरूरत है। समानांतर लचीली आपूर्ति श्रृंखला विकसित होनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे ग्रह की पूर्ण विविधता को वैश्विक नीति निर्माण में सटीक तौर पर परिलक्षित होना चाहिए। अपने 2 देशों के दौरे के
दूसरे चरण में जयशंकर G20 मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने यूनान से इटली पहुंचे थे। G20 शिखर सम्मेलन अक्टूबर में इटली में होना निश्चित है। भारत के 2022 में G20 की अध्यक्षता करने की उम्मीद है। G20 दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को साथ लाने वाला एक प्रभावशाली समूह है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, भारत, इंडोनेशिया, इटली, मैक्सिको, रूस, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ G20 के सदस्य देश हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में एक नया ग्रह खोज निकाला है। एक्सोप्लैनेट हंटिंग चियोप्स सैटेलाइट ने एक स्टार सिस्टम में एक तीसरे ग्रह की तस्वीरें ली। इस सिस्टम के बारे में पहले माना जाता था कि उनमें सिर्फ 2 ही ग्रह हैं। फोटोबॉम्ब में खोजे गए तीसरे ग्रह में बड़ी मात्रा में पानी के बादल दिखाई देते हैं। यह पहली बार है कि 100 दिनों से अधिक की कक्षा के साथ एक एक्सोप्लैनेट को एक तारे को पार करते हुए देखा गया है, जिसे नंगी आंखों से साफ साफ देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने इसे प्लैनेट D नाम दिया है। NU2 लूपी नामक स्टार सिस्टम पृथ्वी से सिर्फ 50 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इससे पहले 2 ग्रहों को सूर्य की तरह के एक तारे की परिक्रमा करते हुए देखा गया था। तारे का नाम A था और 2 ग्रहों को प्लैनेट B और प्लैनेट C के रूप में जाना जाता था। अब नए ग्रह को प्लैनेट D नाम दिया गया है। पृथ्वी से 2.5 गुना बड़े और हमारे ग्रह से 8.8 गुना ज्यादा द्रव्यमान वाले इस एक्सोप्लैनेट की कई चीजें अद्भुत हैं। कई अन्य खोजे गए एक्सोप्लैनेट की तुलना में प्लैनेट D तक पहुंचने वाले सौर विकिरण की मात्रा भी हल्की है। शोधकर्ताओं का मानना है कि अगर इसे हमारे सौरमंडल में रखा जाए तो यह बुध और शुक्र के बीच की कक्षा में होगा। शोधकर्ताओं ने पाया कि प्लैनेट B मुख्य रूप से चट्टानी है, जबकि प्लैनेट C और D में बड़ी मात्रा में पानी है। ESA ने एक बयान में कहा कि प्लैनेट C और D में पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक पानी है। हालांकि यह पानी तरल नहीं है, बल्कि उच्च दबाव वाली बर्फ या उच्च तापमान वाली भाप के रूप में है। यहाँ जीवन की संभावना भी काफ़ी कम है, क्योंकि इसका तापमान बहुत ज़्यादा है। फिर भी वैज्ञानिकों के मुताबिक NU2 लूपी जैसे ट्रांजिट सिस्टम ग्रहों के बनने और उनके विकसित होने की हमारी समझ के लिए बेहद अहम है, क्योंकि हम एक ही चमकीले तारे के चारों ओर कई ग्रहों की तुलना कर सकते हैं। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान के बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने बुधवार सुबह दिल्ली में प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की और आज वो राहुल गांधी से भी मिले। खुद नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर प्रियंका के साथ अपनी तस्वीर साझा की और इस अहम मुलाकात की जानकारी दी। नवजोत सिंह सिद्धू ने लिखा, उनके प्रियंका गांधी के साथ लंबी बातचीत हुई। मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के घर जाकर उनसे मुलाकात की। जब प्रियंका और राहुल की मुलाकात हो रही थी तब नवजोत सिंह सिद्धू प्रियंका के घर पर ही रहे। प्रियंका के लौटने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू रवाना हुए। हालांकि उन्होंने वहां मौजूद मीडिया से किसी तरह की बात नहीं की। पंजाब की राजनीति से जुड़ी इस पूरी खबर के पीछे कैप्टन और क्रिकेटर की लंबी लड़ाई है। कहा जाता है कि भाजपा से कांग्रेस में आते समय सिद्धू से वादा किया गया था कि पंजाब में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैप्टन अमरिंदर सिंह CM बने और सिद्धू को मंत्री पद ही दिया गया। कहा जा रहा है कि सिद्धू इससे असंतुष्ट हैं। पंजाब कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस संकट पर अफवाहों की निंदा की और कहा कि कांग्रेस में सब कुछ क्रम में है। राहुल जी ने हाल ही में पंजाब के कई नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कोई भी उनसे मिल सकता है। मैं सिद्धू जी से मिलना चाहता था, लेकिन उनकी सास की तबीयत खराब है। हमारे पार्टी में सब कुछ क्रम में है। झारखंड में कोरोना वैक्सीन की कमी हो गई है, जिसके चलते कई सेंटर पर मरीजों को टीका नहीं दिया गया। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड उन प्रदेशों में शामिल है जहां लोग एक एक अन्न के दाने का सम्मान करते हैं, उसकी कीमत समझते हैं। यही कारण है कि राज्य में राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम कोविड-19 वैक्सीन की वेस्टेज हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बुधवार को रांची स्थित कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सामने यह घोषणा की थी कि भारत पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन हब बनेगा। दुनिया भर के देशों को कोविड-19
वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन अब देश में ही वैक्सीन की कमी होने लगी है। यही कारण है कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर लगभग अब बंद होने के कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कमी के कारण ही केंद्र सरकार ने पहले 6 हफ्ते और 12 से 18 हफ्ते के अंतराल में दूसरा डोज लेने की बात करने लगी है। बन्ना गुप्ता ने कहा कि भाजपा वैक्सीनेशन को लेकर दुष्प्रचार में जुटी हुई है। एक झारखंड जैसे राज्यों को कम से कम संख्या में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। एक और झारखंड जैसे राज्यों को कम से कम संख्या में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, वहीं यह भी निराधार प्रचार किया जा रहा है कि यहाँ सबसे अधिक वैक्सीन की बर्बादी हो रही है, जबकि सच्चाई इसके विपरीत है। झारखंड में राष्ट्रीय औसत से कम वेस्टेज है। कोविड महामारी के बीच त्रिपुरा ने राष्ट्रीय औसत से अधिक प्रति व्यक्ति आय के साथ आर्थिक विकास दर्ज किया है और अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है। त्रिपुरा के कानून और शिक्षा मंत्री रतन लाल नाथ के अनुसार जब भाजपा 2018 में सत्ता में आई थी तो त्रिपुरा का GSDP 43,715 करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 2020-2021 में 59,750 करोड़ रुपए हो गया। कभी राजनीति में किस्मत आजमाने के लिए नौकरी से VRS लेने वाले बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे अब राजनीति से तौबा करते हुए नजर आ रहे हैं। नौकरी के बाद अब कथावाचक बन चुके गुप्तेश्वर पांडे का कहना है कि अब उनकी राजनीति में बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ने के इरादे से गुप्तेश्वर पांडे ने उस वक्त नौकरी से VRS ले लिया था, मगर टिकट नहीं मिलने के कारण वह चुनावी राजनीति में नहीं आ पाए। फिर कुछ महीनों के बाद बिहार सरकार ने उनकी नौकरी वापस बहाल कर दी थी। फिर 2020 बिहार विधानसभा चुनाव दूसरा ऐसा मौका था जब एक बार फिर गुप्तेश्वर पांडे ने DGP रहते हुए VRS ले लिया और चुनाव लड़ने के इरादे से जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए, मगर इस बार भी उन्हें टिकट नहीं मिला और राजनीति में उनकी एंट्री नहीं हो पाई। राजनीति में सफलता नहीं मिलने के बाद आजकल गुप्तेश्वर पांडे कथावाचक की भूमिका में नजर आ रहे हैं। गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी इस नई भूमिका को लेकर आज एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनकी बचपन से ही राजनीति में आने की तीव्र इच्छा रही, मगर राजनीति में असफल रहना उनकी किस्मत थी। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि मैं जब से पैदा हुआ तब से मुझे राजनीति में आने की इच्छा थी। मैं बचपन से ही जनता से जुड़कर उनकी सेवा करना चाहता था, इसलिए मैंने नौकरी से VRS भी लिया था, क्योंकि मैं राजनीति में आना चाहता था। मैं चुनाव लड़ना चाहता था, मगर टिकट नहीं मिला, जिसके पीछे बहुत सारे दांव पेच भी हैं। मैं मानता हूं कि औपचारिक तरीके से मेरा राजनीति में कभी प्रवेश हुआ ही नहीं। राजनीति में आने का चैप्टर अब बंद हो चुका है। अब मुझे राजनीति करने की थोड़ी भी इच्छा नहीं है। राजस्थान में राजनीति को अपने इशारे पर चलाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने गृहनगर जोधपुर में काफ़ी असमंजस की स्थिति में हैं। गहलोत लंबे अरसे से यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसे जिलाध्यक्ष बनाया जाए और किसे शहर के विकास कार्यों का अगुवाई यानी JDA की कमान सौंपी जाए। इस स्थिति में न तो संगठन सक्रिय हो पाया है और न ही विकास कार्यों को गति मिल पा रही है। साथ ही प्रदेश में जमकर हुई राजनीतिक नियुक्तियों में बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे मुख्यमंत्रियों के करीबी लोगों की उम्मीदें रोज परवान चढ़ती हैं और दम तोड़ देती हैं। बेहद चतुर राजनीतिक माने जाने वाले गहलोत का अगला कदम क्या होगा, यह किसी के लिए पता कर पाना बेहद मुश्किल है। जोधपुर में सबसे महत्वपूर्ण पद JDA चेयरमैन व शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का होता है। प्रदेश सरकार का आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन इन दोनों पदों पर गहलोत अभी तक किसी का चयन नहीं कर पाए हैं। शहर जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने की दौड़ में बहुत सीमित नाम हैं, जबकि सभी वरिष्ठ नेता JDA की कमान हासिल करने का जोर लगा रहे हैं। JDA का चेयरमैन बनने की होड़ में पूर्व चेयरमैन रह चुके गहलोत के करीबी और उनके चुनाव में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राजेंद्र सोलंकी के अलावा भी कई लोग कतार में हैं। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हर माह 4 बार से ज़्यादा ATM या बैंक शाखा से नकद निकासी पर शुल्क लगा दिया है। बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट के खाता धारकों को 1 जुलाई से 4 बार से ज़्यादा ATM या शाखा से नकद निकासी पर
अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इस फैसले का बैंकिंग क्षेत्र पर बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि देश में करीब 1/3 बैंकिंग बचत खाता धारक एसबीआई के ही हैं। इन एसबीआई धारकों को एक साल में चेकबुक की 10 से ज़्यादा लीव के इस्तेमाल पर भी अतिरिक्त शुल्क देना होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर कोई एसबीआई खाता धारक उनकी बैंक शाखा उसके एटीएम या अन्य बैंकों के एटीएम से 4 बार से ज़्यादा नकद निकासी करता है तो उस पर 15 रुपये और जीएसटी शुल्क देना होगा। यह शुल्क 4 बार की सीमा से ज़्यादा कैश विड्रॉल की हर निकासी पर देना होगा। नगद निकासी से लेकर चेकबुक जैसी सेवाओं पर ग्राहकों को 15 से 75 रुपये तक का शुल्क चुकाना होगा। यह व्यवस्था 1 जुलाई से लागू होने जा रही है। हालांकि बैंक शाखा, एटीएम या कैश डिस्पेंसिंग मशीन पर पैसे का डिजिटली आदान प्रदान पूरी तरह मुफ्त होगा। एसबीआई ने कहा कि सेविंग डिपॉजिट खाता धारक हर वित्तीय वर्ष में चेकबुक की 10 लीव यानी 10 चेक पर लेन देन मुफ्त होगा। इसके बाद 10 लीव की एक और चेकबुक पर 40 रुपये और जीएसटी देना होगा, जबकि 25 लीव की चेकबुक के लिए 75 रुपये और अतिरिक्त जीएसटी देना होगा।